हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज, आज के अपने इस टॉपिक तो बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं गाइज, तो आज के इस टॉपिक को आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है यह लगभग 20 से 25 मिनट का टॉपिक है। लेकिन इससे अभी तक टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में लगभग 14 प्रश्न पूछे गए हैं। देख लीजिए 14 प्रश्न, और कौन से प्रश्न पूछे गए हैं आज मैं उन प्रश्नों को भी लेकर के उपस्थित हुआ हूं आपके सामने। पहले इस टॉपिक को फिनिश करते हैं, फिर उन प्रश्न को हम लेकर के उसका प्रैक्टिस सेट आपको कराते हैं और दिखाते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्या है गाइस? एंडोस्पर्म। अब तक का सबसे छोटा और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हाँ, जी बिल्कुल। और चलिए देखते हैं क्लास विथ क्वेश्चन के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो एक बार शुरू करने से पहले जितने भी लोग आज हैं लाइव गाइस, सभी लोग सेशन को तेजी से शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग संख्या में जुड़िए, जो लोग पढ़ने वाले हों वही। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। देखिए, सबसे पहले देखते हैं अगर एंडोस्पर्म को, किसको देखते हैं गाइस? एंडोस्पर्म की अगर बात करते हैं तो पहले दो शब्द आपको समझने पड़ेंगे, एक एम्ब्रियो सैक और दूसरा एंडोस्पर्म। अगर हिंदी इसकी बात करें तो भ्रूणपोष और भ्रूणकोष, दोनों में अंतर क्या है उसको सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए क्या अंतर है इसमें, भ्रूणपोष और भ्रूणकोष। यहां देख लीजिए, एक शब्द है भ्रूणकोष, दूसरा शब्द है भ्रूणपोष। ये दोनों शब्दों को समझिए। जो भ्रूणकोष है इसको कहते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या कहते हैं गाइज? एम्ब्रियो सैक कहते हैं, जहां से एम्ब्रियो को फॉर्मेशन हो जाता है, बन चुका होता है। और दूसरा है भ्रूणपोष। ये भ्रूणपोष को क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म। ये भ्रूणपोष से ही पता चल रहा है, भ्रूण को पोषण देने वाला, भ्रूण को यानी डेवलपिंग एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करने वाला। तो ये एंडोस्पर्म ये किसको, जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है उसको क्या प्रदान करता है? पोषण प्रदान करता है। तो चलिए आज इसी की बात करते हैं, भ्रूणपोष अर्थात एंडोस्पर्म के बारे में। तो सबसे पहले एंडोस्पर्म बनता कहां से है, अब कहां से आ गया, यदि आप बिल्कुल बेस से समझना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा ले चलते हैं आपको बेसिक की तरफ, बेसिक नॉलेज की तरफ ले चलते हैं, फिर उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए यहां पर देख लीजिए, आज पूरा ये एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल मैंने बना रखा है, एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल। और यहीं पर आपको दिख रहा है क्या, यहां पर देख लीजिए एंडोस्पर्म क्या बना हुआ है, यहां पर आप देख लीजिए ये है एंडोस्पर्म। इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं अभी, इसी एंडोस्पर्म के बारे में। तो देखिए सबसे पहले कहां से बना, हम जानते हैं कि जो मुख्य पौधा है एंजियोस्पर्म का, ये हम लाइफ साइकिल बनाए हैं गाइज, किसकी बनाए हैं? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की बारे में हम बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म के बारे में। तो इसके लाइफ साइकिल में देखें तो इसका मुख्य पौधा स्पोरोफाइटिक होता है, अर्थात द्विगुणित होता है। इसी पर लगते हैं पुष्प, और पुष्प जो है जो धारण करते हैं, दोनों संरचनाएं धारण करते हैं, एक तो पहली बात मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसमें जो संरचना होती है मेगा स्पोरोफिल अथवा कार्पेल, ये क्या होती है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को धारण करने वाली पत्ती होती है उसे मेगा स्पोरोफिल कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम है कार्पेल। यह अभी दूसरा नाम भी पूछ लिया जाता है। ये मेगा स्पोरोफिल, और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को धारण करता है उसे माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं, अथवा इसी का नाम है स्टामेन। तो ये देख लीजिए मेगा स्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल, या कह दीजिए कार्पेल और स्टामेन। अब इससे इसी पर होती है क्या, मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरोफिल पर होती मेगा स्पोरेंजिया, अथवा इसी का दूसरा नाम है ओयूल। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। और माइक्रोस्पोरोफिल पर क्या होती है? माइक्रोस्पोरेंजिया। अब ये मेगा स्पोरेंजिया जो है ये बनाती है मेगा स्पोर मदर सेल, और माइक्रोस्पोरेंजिया बनाती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। इनमें जो होता है मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन, उसके फलस्वरूप बनता क्या है, जो मेगा स्पोरेंजिया है मेगा स्पोर मदर सेल के द्वारा बनता है मेगा स्पोर, और माइक्रोस्पोर मदर सेल के द्वारा बनता है माइक्रोस्पोर अथवा पोलन ग्रेन। इसी को माइक्रोस्पोर को ही पोलन ग्रेन कहते हैं। और यही बनाता है क्या, मेल गैमेटोफाइट। क्या बनाता है? मेल गैमेटोफाइट बनाता है, माइक्रोस्पोर अथवा पोलन ग्रेन। और मेगा स्पोर क्या बनाता है? ये बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट, अथवा इसी को कह दीजिए एम्ब्रियो सैक। एक शब्द आ गया यहाँ पर, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, एम्ब्रियो सैक। तो गाइज ये एम्ब्रियो सैक अभी मैंने बात किया था, एम्ब्रियो सैक। अब होता क्या है कि एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट है, इस पर जो है इसमें बनती है क्या, एक तो इग बनता है और दूसरा बनता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। इस एम्ब्रियो सैक में अभी इसके संरचना को हम पढ़ाएंगे आपको, एम्ब्रियो सैक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है और एक इग बनता है। इसी में जानते हैं सिनर्जिट होता है, एंटीपोडल सेल्स होती हैं इसमें, और बीच में क्या होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस अथवा पोलर न्यूक्लियाई, और इग होता है। तो इग होता है अगुणित और सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है द्विगुणित। यहाँ पर यही बात आपको समझना है। अब मेल गैमेटोफाइट में दो मेल गैमीट बनते हैं, फर्स्ट मेल गैमीट, दूसरा सेकंड मेल गैमीट। यहाँ दो मेल गैमीट बनते हैं इस मेल गैमेटोफाइट से। तो अब होता क्या इनमें, अब कैसे फ्यूजन होता है, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है सेकेंड मेल गैमीट से फ्यूज करता है। अब यहाँ पर यही चीज आपको देखना है,
सेकेंड मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करके बनाता है क्या, एंडोस्पर्म। ये देखिए सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n है और ये सेकेंड मेल गैमीट n है, तो 2 और 1 3n, या ट्रिपल, ये देख लीजिए 3n, त्रिगुणित अवस्था होती है एंडोस्पर्म, त्रिगुणित अवस्था होती है एंजियोस्पर्म में। यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और आज का हमारा यही टॉपिक है। आगे क्या हो जाता है प्रोसेस, अब यही जो जाइगोट बनता है यहाँ फर्स्ट मेल गैमीट और इग, इसका जो फ्यूजन होता है तो यन क्या हो गया 2n, जाइगोट बनता है यहाँ पर। इस जाइगोट से जो एम्ब्रियो आगे बनता है एम्ब्रियो, इसी को एंडोस्पर्म पोषण देता है। क्या देता है, पोषण प्रदान करता है। फिर ये एम्ब्रियो डेवलप करके आगे चल करके क्या बनाता है, सीड बनाता है। सीड ये जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करके फिर से स्पोरोफाइट बना देता है। तो ये है एंजियोस्पर्म की पूरी लाइफ साइकिल। तो आज इसी एंडोस्पर्म के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस एंडोस्पर्म के बारे में। बिल्कुल बेसिक से आपको समझाने का हमने प्रयास किया गाइस, तो उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं इस एंडोस्पर्म के बारे में हम बात करते हैं, बिल्कुल पॉइंट टू द पॉइंट बात करेंगे। देख लीजिए, अब इस एंडोस्पर्म के बारे में बात करें तो ये होता क्या है, एंड प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन, अच्छा एक बात और यहां समझ लीजिए, जो ट्रिपल फ्यूजन की बात कर रहे हैं यही क्रिया कहलाती है ट्रिपल फ्यूजन। सेकेंडरी न्यूक्लियस और सेकेंड मेल गैमीट का जो फ्यूजन है इसी को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जो इग और फर्स्ट मेल गैमीट ये जो फ्यूजन हो रहा है इसको हम कहते हैं सिनगैमी। क्या कहते हैं गाइस, इसे कहते हैं सिनगैमी। तो सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन ये दोनों हो गया, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों से फलस्वरूप अब यहाँ जो ट्रिपल फ्यूजन है इससे बन रहा है क्या, एंडोस्पर्म। तो अभी हम बता देंगे अभी कि सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन बराबर होता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। दोनों को जोड़ करके हम द्विनिषेचन बोलते हैं। 2 बार निषेचन, एक बार फर्स्ट मेल गैमीट का इग से और एक बार निषेचन जो है सेकेंड मेल गैमीट का सेकेंडरी न्यूक्लियस। 2 बार निषेचन, इसलिए इसको हम द्विक निषेचन कहते हैं, अर्थात डबल फ्यूजन कहते हैं, सॉरी डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये ट्रिपल फ्यूजन का एंड प्रोडक्ट है, ट्रिपल फ्यूजन का अंतिम उत्पाद है एंडोस्पर्म। तो चलिए देखते हैं इस एंडोस्पर्म को। अब यहां पर अगर बात करें, देखिए पहला पॉइंट हो गया एंड प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। दूसरा न्यूट्रिटिव फंक्शन, इसका भी मैंने बताया, इसका काम क्या होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करना। ये पोषण देता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। अगली बात, प्रोवाइड फूड फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो, वही बात हुई, यानी ये भोजन देता है किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को, ये पोषण देता है। ये महत्वपूर्ण बात हो गई। अगली अब जो क्वेश्चन अब देखिए जो आते हैं, अनेक संभावना है, उसको देखिए। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, ये एंडोस्पर्म का बनना ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये है एंजियोस्पर्म का मुख्य कैरेक्टर। एंजियोस्पर्म का मुख्य कैरेक्टर क्या है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, भ्रूण पोष का बनना, ये एंजियोस्पर्म का मुख्य कैरेक्टर है। बट एब्सेंट इन 3 फैमिली, लेकिन 3 फैमिली में, एंजियोस्पर्म के 3 फैमिली में यह एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। किसमें, एक तो है आर्चिडेसी, दूसरा है ट्रैपेसी, अगला है पोडोस्टोमिनेसी। ये जो है 3 फैमिली हैं जिनमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। बाकी यह एंजियोस्पर्म का मुख्य लक्षण है, इसको आप समझिएगा। एंजियोस्पर्म का मुख्य लक्षण एंडोस्पर्म, और लेकिन यह एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म की 3 फैमिली में एब्सेंट होता है। कौन कौन सी, आर्चिडेसी, ट्रैपेसी, पोडोस्टोमिनेसी, ये हो गया। आगे अब देखिए अगला जो पॉइंट है, एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो अगुणित होता है। कैसा होता है, यन होता है। जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो यन होता है, फॉर्म्ड प्री फर्टिलाइजेशन। और कब बनता है, प्री फर्टिलाइजेशन के पहले, यानी फर्टिलाइजेशन के पहले यह बनता है। किसमें, जिम्नोस्पर्म में। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के पहले होता है और यह अगुणित होता है, जबकि एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है वो त्रिगुणित होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और कब बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। यह दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है गाइस, ये दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है और एंजियोस्पर्म में यह त्रिगुणित होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में यन होता है, अगुणित होता है और फर्टिलाइजेशन के पहले बनता है। आगे चलते हैं, आगे क्या खास बात है उसको भी देख लेते हैं गाइस। देखिए अभी मैं डबल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा था, तो डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, वही सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन बराबर क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी और प्लस ट्रिपल फ्यूजन, उसको हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो यह भी आप ध्यान रखिएगा। डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने किया, डिस्कवर्ड बाय नवास्चिन। किसने खोजा, नवास्चिन ने खोजा। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब थोड़ा सा एंडोस्पर्म का नेचर कैसा होता है इसको भी देख लेते हैं। नेचर ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का नेचर यह है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं सेल्स आइसोडाइमेट्रिक, समव्यासी होती हैं इसकी कोशिकाएं, एंड पॉलीप्लॉइड होती हैं। कैसी होती है, पॉलीप्लॉइड होती हैं।
और अगली बात, स्टार्ची इंडोस्पर्म आकर इन सीरियल्स, सीरियल में जो है जो इंडोस्पर्म होता है वो स्टार्ची पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? स्टार्ची इंडोस्पर्म पाया जाता है किसमें? सीरियल्स में पाया जाता है। अगला देख लीजिए जरा, प्रोटेनियस, जो प्रोटीन युक्त होता है इंडोस्पर्म अर्थात एल्यूरोन लेयर होता है, वह भी कैरेक्टर किसका है? सीरियल्स का ही है। इसमें एल्यूरोन लेयर पाई जाती है सीरियल्स में। ऑयली इंडोस्पर्म किसमें पाया जाता है? तो ऑयली इंडोस्पर्म फाउंड इन कैस्टर एंड कोकोनट, कैस्टर और कोकोनट में ऑयली इंडोस्पर्म होता है। इसमें मिल्की भी होता है, कोकोनट में मिल्की, समझ रहे हैं। सेलुलोजिक इंडोस्पर्म किसमें होता है? हार्ड इंडोस्पर्म जो कहलाता है सेलुलोजिक इंडोस्पर्म, ये पाया जाता है इवोरी प्लांट में। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। हेमी सेलुलोजिक इंडोस्पर्म किसमें पाया जाता है? स्टोनी, यह स्टोनी इंडोस्पर्म प्रकार का होता है जो डेट पाम और बीटल नट में पाया जाता है। डेट पाम और बीटल नट में यह पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। अब थोड़ा सा जो क्वेश्चन बनते हैं उसको देखिए। इंडोस्पर्म कहां पर कैसा होता है इसको भी आप देख लीजिए। तो जिम्नोस्पर्म का इंडोस्पर्म यन होता है, यन होता है। एंजियोस्पर्म में मोस्टली कैसा होता है? 3n होता है। लेकिन अब यहाँ ओइनोथेरा का जो इंडोस्पर्म है वह कैसा है? द्विगुणित है। ओइनोथेरा में इंडोस्पर्म द्विगुणित है, जबकि क्राइसैंथेमम में 4n होता है। वहीं फ्रिस्टेलिया में 5n होता है। प्लम्बैगो में 5n होता है और प्लम्बैजिला में 5n होता है। पिप्रोनिया में 6n होता है। कहीं कहीं आपको 9n तक भी देखने को मिल जाता है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा गाइस। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, सिनगैमी क्या है? सिनगैमी क्या है? इसको मैं समझा ही चुका हूँ। आप जानते हैं कि फर्स्ट मेल गैमीट का फ्यूजन एक के साथ जब होता है, यह भी यन होता है, यह भी यन होता है, तो इसके फलस्वरूप क्या बन जाता है? जाइगोट, जो कैसा होता है? 2n होता है। तो सिनगैमी से इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सिनगैमी। जब फर्स्ट मेल गैमीट का फ्यूजन एक के साथ हो जाए, जाइगोट का निर्माण हो जाए, तो इसे कहते हैं सिनगैमी। और ट्रिपल फ्यूजन किसे कहते हैं? जब सेकेंड मेल गैमीट का फ्यूजन सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ होता है, अर्थात पोलर न्यूक्लियाई के साथ होता है। यह 2n होता है और यह होता है n। तो क्या बनता है? यहाँ बनता है इंडोस्पर्म, जो कैसा होता है? 3n होता है। यह भी देख लीजिए, यह भी मैं समझा चुका हूं। तो इसलिए अब ये सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन बराबर होता है डबल फर्टिलाइजेशन। अभी जिसकी खोज किसने किया था? नवासिन ने। इसकी मैं बात कर लिया हूं। अब चलते हैं टाइप ऑफ इंडोस्पर्म पर। टाइप ऑफ इंडोस्पर्म के बारे में समझते हैं, इसको भी देख लीजिए। टाइप ऑफ इंडोस्पर्म, टाइप ऑफ इंडोस्पर्म देख लीजिए। टाइप ऑफ इंडोस्पर्म में अभी कितने प्रकार का होता है? 3। एक न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, सेलुलर इंडोस्पर्म और हैलोबियल इंडोस्पर्म। एक अब मैं रूमिनेट प्रकार का भी अभी उसकी भी व्याख्या करूंगा, लेकिन मोस्टली ये 3 है। न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, सेलुलर इंडोस्पर्म और हैलोबियल इंडोस्पर्म। न्यूक्लियर क्या है? अब यहां देख लीजिए, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म क्या होता है? जब इंडोस्पर्म बनता है, लेकिन यहां देख लीजिए पॉइंट है, नो वॉल फॉर्म्ड अराउंड न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस के चारों ओर कोई वॉल फॉर्मेशन का निर्माण नहीं होता है, तब उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। केवल न्यूक्लियर इसमें फ्री है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? मोस्टली यह डाइकॉट में देखने को मिलता है। डाइकॉट के अलावा यहाँ पर पॉलीपेटाइली में, कॉटन में और कुछ और एग्जाम्पल है, उसकी मैं बात करूंगा। पहले इसको समझ लीजिए। सेलुलर इंडोस्पर्म क्या होता है? जब न्यूक्लियस के चारों ओर जो है वॉल फॉर्मेशन का निर्माण हो जाता है। वॉल फॉर्म्ड अराउंड न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस के चारों ओर वॉल फॉर्मेशन हो जाता है। इसका एग्जांपल की मैं बात करूंगा अभी। हैलोबियल में देख लीजिए, इसमें होता क्या है? ये देखिए, यहाँ पर फ्री न्यूक्लियाई भी हैं आधे, और आधे में जो है वॉल फॉर्मेशन भी हुआ। फर्स्टली वॉल फॉर्म, पहले वॉल फॉर्मेशन को होता है, आफ्टर देन नॉट फॉर्म, तब इसमें नहीं बनती है, तब ये स्वतंत्र हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं हैलोबियल। दोनों का मिक्स आप कह लीजिए। अब ये सभी के एग्जाम्पल को देखते हैं, न्यूक्लियर, सेलुलर और हैलोबियल। न्यूक्लियर, सेलुलर और हैलोबियल के एग्जाम्पल को समझते हैं। तो देखिए, न्यूक्लियर, सेलुलर और हैलोबियल का जो एग्जाम्पल है वो क्या क्या है? देखिए, इस न्यूक्लियर इंडोस्पर्म का जो एग्जाम्पल है, जैसे मोस्टली डाइकॉट, पॉलीपेटाइली, कॉटन, कैप्सुला और यूफॉर्बिया, कोकोनट, मिल्की। अब ये वाला दोनों में आता है गाइस, यहां देख लीजिए, दोनों में है ये। देखिए, जब आप खाते हैं, गरी खाते हैं, तो जो गरी आप भाग खाते हैं वो किस में आता है? वो आता है सेलुलर इंडोस्पर्म है, जो गरी कठोर वाला भाग होता है। लेकिन उसके अंदर जो पानी होता है दूधिया वाला, वो किस में आता है? वो आता है न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। तो ये दोनों प्रकार का इसमें देखने को मिलता है इंडोस्पर्म, ये सेलुलर भी और मतलब ये कौन सा? ये न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, दोनों देखने को मिलता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। और यही विवाद कर दिया था, अभी उस प्रश्न को मैं दिखाऊंगा कि कौन सा विवाद ला करके खड़ा किया था। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब इसमें देखिए, पेट्यूनिया, धतूरा,
और गैमोपेटली, एडोक्सा, विलार्सिया और यूट्रिकुलेरिया और कोकोनट, ये एग्जाम्पल है सेलुलर एंडोस्पर्म के। अब यहाँ देख लीजिए, लेकिन इसको आप ध्यान रखना कोकोनट को दोनों में। इसमें इसका एग्जाम्पल हेलोबियल का ऑर्डर हेलोबियल्स अर्थात मोनोकाट में यह देखने को मिलता है, और एस्फोडिलस में और इरिमरस में ये इसमें देखने को मिलता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अब गाइज आगे चलते हैं कि और आगे महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या हैं। देखिए अगला जो है चौथा प्रकार का यहाँ कहीं कहीं जिक्र होता है, रूमिनेट एंड मोज़ेक एंडोस्पर्म। तो ये इसका एग्जाम्पल कौन कौन से, बीटल नट और मायरिस्टिका और ये पाल्मेसी जो फैमिली है उसमें भी रूमिनेट और मोज़ेक एंडोस्पर्म ये एक्सेप्शनली है। इसका बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन इसे जानते रहिए बस। बाकी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकोटिलिडॉन्स इसकी मैं आगे बात करूंगा, अभी यहाँ पर ये लेक्चर नहीं होने वाला है। देख लीजिए कैसे जो है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ये इसी की मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर जो है सिनर्जिट्स हैं और पोलर न्यूक्लियाई हैं, दोनों एंटीपोडल सेट्स हैं, और यहीं पर इग होती है जब मेल गैमीट का होता है। यहाँ पर 2 मेल गैमीट और एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है, यहाँ से जाकर के फ्यूज करता है, कैसे एंट्री लेता है इसकी प्रोसेस आगे हम बात करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, जो 14 प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, उन प्रश्नों की हम बात करने वाले हैं गाइस। तो चलिए एक बार आप सभी लोग जो हैं तेजी से सेशन को शेयर करिए और फिर जो है स्टार्ट करते हैं कि आखिर एंडोस्पर्म से ही 14 प्रश्न कैसे पूछ लिए गए हैं। तो इन प्रश्नों की हम बात करते हैं गाइस। तो चलिए देख लीजिए पहला प्रश्न क्या है। एक बात और, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अब व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी लोग हैं जुड़े हैं, जो लोग एक्टिव रहते हैं बस उन्हीं को अब ढूंढ करके देखा जाएगा, और जो इनएक्टिव हैं, जो केवल बैठे रहते हैं, केवल भार बनकर बैठे, उन्हें हटा दिया जाएगा। और भी लोग जो आज नए हमारे इस चैनल पर नए हैं, जो एक्टिव हैं, जो वास्तव में बिल्कुल तैयारी करना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी की, और आपको सभी मैटर उपलब्ध होने चाहिए, आपके पास होना चाहिए, और आप चाहते हैं कि मैटर आपको पास हो और ये क्लासेस आपको मिलती रहे, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं 92 19 00 85 22। लेकिन अब इसमें जो है कुछ इसमें आ गई हैं, क्या उसे कहेंगे कि कुछ इसकी शर्तें हैं यहाँ पर जुड़ने के लिए, क्योंकि अब जो पढ़ने वाले बंदे हैं उन्हीं को इस व्हाट्सएप ग्रुप में अब जोड़ा जा रहा है, बाकी भार बनकर बैठे रहने वालों को नहीं। यदि आप पढ़ने वाले हैं तो आपके पास पूरी प्रिपरेशन के लिए नोट्स होनी चाहिए, और आप डेली के डेली क्लासेस करते रहे, तो ऐसे ही तो आप जितने भी अभी तक लेक्चर हमारे हो चुके हैं, जो भी मैंने फिनिश कर दिया है, पूरी लोअर जूलॉजी खत्म कर दिया है, लोअर बॉटनी खत्म कर दिया है, टैक्सोनॉमी हो गया है, इकोनॉमिक बॉटनी हो गई है, प्लांट मार्फोलॉजी हो गई है, पैलियोंटोलॉजी हो गई है, सब फिनिश कर दिया है। तो उसकी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लिख करके भेजें कि हमें पीडीएफ की आवश्यकता है, तो इसका रेट आपको बता दिया जाएगा। कुछ पैसे आपको पे करने होंगे, बारकोड भेजा जाएगा, स्कैनर भेजा जाएगा, उस पर आप स्कैन करके पे करके आप पूरी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे इस व्हाट्सएप नंबर से आप भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी 3 ग्रुप चल रहे हैं, लेकिन तीनों को हटा करके सोच रहे हैं, जिसमें आधे आधे हैं उसको हटा करके कुछ लोगों जो इनएक्टिव हैं उनको 2 ही बना दिया जाए, लेकिन सॉलिड रहें। तो चलिए देखते हैं, नारियल के फल में खाने वाला भाग होता है। नारियल के फल में खाने वाला भाग कौन सा होता है? देख लीजिए, कह रहा है कि बीज होता है, कि भ्रूणपोष होता है, एपिकार्प होता है, मीजोकार्प होता है। तो खाने वाला कौन सा है? एपिकार्प तो बाहर हो गया, छिलकवा हो गया, इसका बीज तो नहीं समझ में आ रहा है। अब मीजोकार्प बीज वाला हो गया जो फाइबर बनाता है, और ये भ्रूणपोष तो एंडोस्पर्म। यहाँ देख लीजिए, द एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट ऑफ कोकोनट, ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, टीजीटी बायोलॉजी 2013 में, सीड, एपिकार्प, एंडोस्पर्म, मीजोकार्प। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी नंबर, भ्रूणपोष इसका सही जवाब है गाइस। कौन सा? भ्रूणपोष। आगे देखिए, आगे जो दूसरा प्रश्न है वो क्या कह रहा है, इसको भी देख लीजिए। ये रहा दूसरा प्रश्न गाइस, आज का दूसरा प्रश्न आप देखिए और इसका जवाब दीजिए। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, कह रहा कोकस न्यूसीफेरा अर्थात नारियल, ये कोकस न्यूसीफेरा किसका नाम है? यह है नारियल। कह रहा है इसका भ्रूणपोष इंडोस्पर्म है। कैसा इंडोस्पर्म है? अभी मैंने बताया इंडोस्पर्म 3 प्रकार का है। कह रहा है कोकस न्यूसीफेरा इंडोस्पर्म इज, अच्छा यहाँ सी जो है हेलोबियल कर देते हैं, हेलोबियल, और यहाँ है ऊपरी में से कोई नहीं, तो नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन इन चारों में से सही है? तो इनमें से देखिए, अब यहाँ पर यही क्वेश्चन विवादित है, यह क्वेश्चन विवादित है। मैंने बताया कोकस न्यूसीफेरा का भ्रूणपोष इंडोस्पर्म है, कैसा है? तो उसमें न्यूक्लियर भी पाया जा रहा था और सेलुलर भी पाया जा रहा था, दोनों प्रकार का इंडोस्पर्म वहां देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर तो दोनों हैं और दोनों तो ऑप्शन है नहीं, तो ये विवादित है गाइस। तो यहाँ उत्तर क्या होना चाहिए था? दोनों।
ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था, इसलिए ये विवादित है, इसलिए मैंने इसको शामिल कर दिया। चलिए अगला देख लीजिए। अब यहाँ पर कह रहा है, तीसरा प्रश्न है आज का, क्या कह रहा है तीसरे प्रश्न में, कह रहा है यहाँ पर हरे नारियल का दूधिया पानी है, हरे नारियल का दूधिया पानी है, कैसा है? आप लोग बिल्कुल बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए। हरे नारियल का दूधिया पानी कैसा है? कह रहा है मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट इज, कह रहा है यहां पर लिक्विड फीमेल गैमेटोफाइट है, लिक्विड इंडोस्पर्म है, लिक्विड चैलेजा है, लिक्विड न्यूसिलस है। ये टीजीटी 2004 का क्वेश्चन है। तो बताइए इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वह क्या होगा? तो बिल्कुल इसका जो आंसर है वो क्या होगा? लिक्विड इंडोस्पर्म इसका सही जवाब है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि आज का अगला प्रश्न चौथा क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, नारियल के तरल भ्रूणपोष में पाया जाने वाला हार्मोन। अल्लो भैया हार्मोन यहां पूछ लिया, नारियल के तरल भ्रूणपोष में पाया जाने वाला हार्मोन, कह रहा है हार्मोन प्रेजेंट इन लिक्विड इंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, कह रहा है इथाइलिन है, ऑक्सिन है, जिब्बेरेलिन है, साइटोकाइनिन है। एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का यह क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और इसका जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो आंसर अभी तक बनाया गया वो क्या पाया जाता है? साइटोकाइनिन है, अर्थात डी नंबर इसका सही जवाब, ये इसका आंसर माना गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा ना क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है मुक्त केंद्रकों युक्त इंडोस्पर्म निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? मतलब 3 न्यूक्लियर इंडोस्पर्म इज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से 3 न्यूक्लियर इंडोस्पर्म किसमें पाया जाता है? कह रहा है कोकोनट में, कि ग्राउंड नट में, कैस्टर में, कि स्वीट पी में। तो ये भाई साहब ये स्वीट पी ये दोनों नहीं होंगे, ऐसे समझ लो। अब कैस्टर में कैसा होता है और कोकोनट में अभी मैंने बताया था, इसमें जो है 3 न्यूक्लियर इंडोस्पर्म भी पाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 5 का इसका सही जवाब हो जाएगा ए। इसमें है कैसा सेलुलर भी और न्यूक्लियर इंडोस्पर्म दोनों पाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब हो गया कोकोनट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। 14 प्रश्न कुल हैं गाइस, इसी इंडोस्पर्म पर ही 14 प्रश्न हैं। कह रहा दोहरा निषेचन अद्वितीयक लक्षण है, कह रहा डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किसका मुख्य कैरेक्टर है ये डबल फर्टिलाइजेशन? अभी मैं बात किया था, देख लीजिए पीजीटी बायोलॉजी 2005 का क्वेश्चन है। कह रहा है किसका कैरेक्टर है? कह रहा फाइकस का, कि नीटम का, पाइनस का, साइकस का। दोहरा निषेचन किसका कैरेक्टर है? तो गाइस इसमें देखो साइकस, पाइनस, ये तो जिम्नोस्पर्म, ये तीनों जो हैं जिम्नोस्पर्म के हैं। किसके हैं? ये जिम्नोस्पर्म के प्लांट हैं, जिम्नोस्पर्म के प्लांट हैं। लेकिन ये फाइकस जो है, जो गुलर, पाकर, कीकर, ये सब है फाइकस, तो ये जो है एंजियोस्पर्म का है। तो एंजियोस्पर्म का ही मुख्य कैरेक्टर है। अब थोड़ा सा यहाँ घुमा दिया तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर इसका दोहरा निषेचन किसमें पाया जाता है गाइस? अब तो यहाँ ए नंबर इसका फाइकस इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो गया? ए नंबर। 7 में चलते हैं। 7 नंबर में क्वेश्चन में क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन ये देखिए, 7 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल रहा है, कह रहा द्विनिषेचन की परिघटना सर्वप्रथम देखा गया। द्विनिषेचन की परिघटना सर्वप्रथम किसमें देखा गया? डबल फर्टिलाइजेशन। द फिनोमेना डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, किसके द्वारा सबसे पहले डबल निषेचन की परिघटना ऑब्जर्व की गई? टीजीटी बायोलॉजी 2016 का क्वेश्चन है, देख लीजिए 16 और 21 का एग्जाम एक ही समय में हुआ था, लगभग एक ही महीने के अंतराल में हुआ था। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वह क्या है? 7 का तो अभी मैंने बताया था डबल फर्टिलाइजेशन खोज किसने किया था? एसजी नवाज़ ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर है। चलते हैं आगे, देखते हैं कि आगे क्या है उसको भी देख लेते हैं। 7 का ए हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है इसकी तरफ भी रुक करते हैं। कह रहा द्विनिषेचन विशिष्ट लक्षण है। द्विनिषेचन विशिष्ट लक्षण है, किसका विशिष्ट लक्षण है? कह रहा डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, वही फिर से आ गया। कह रहा जिम्नोस्पर्म का नहीं, ब्रायोफाइटा का नहीं, टेरिडोफाइटा का नहीं, एंजियोस्पर्म का जी हाँ। तो इसका क्या इसका सही जवाब है? ए नंबर। 8 का क्या हो गया? 8 का हो गया बी नंबर। 9 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 नंबर का अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है मक्के के दाने में एंडोस्पर्म की बाह्य परत होती है। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे ढंग से देख लीजिए, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इसको आप बना लीजिए स्टार। क्वेश्चन नंबर 9, मक्के के दाने में एंडोस्पर्म की बाह्य परत कौन सी होती है? आउटर लेयर ऑफ एंडोस्पर्म इन मेज ग्रेन इज, कह रहा है एलुरोन लेयर, एपिडर्मिस, टेस्टा और पेरिकार्प। तो इसका सही जवाब ये पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बॉटनी 2011 का क्वेश्चन है।
तो इसका सही जवाब क्या होगा देखिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा? तो एलुरोन लेयर, ये इसका सही जवाब है। इसका सही जवाब है एलुरोन लेयर, मक्का के दाने में एंडोस्पर्म की बाह्य परत। तो चलिए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन 10 नंबर का क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 10। यदि एक एंजियोस्पर्म के एक भ्रूणपोष में, हाँ ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं गाइस, यदि एक एंजियोस्पर्म के एक भ्रूणपोष में 24 गुणसूत्र हैं तो मूल की प्रत्येक कोशिका में, मूल मतलब जड़, यहां जो गाइस कह रहा है जड़ कि प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? कह रहा भ्रूणपोष में, अच्छा इसका हम अभी दिखा रहे हैं, ये है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष में जो गुणसूत्र की संख्या, भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या बराबर कह रहा है 24। तो कह रहा है जड़ में कितने होंगे, जड़ में, रूट में कितने होंगे, रूट में कितने होंगे। तो अब देखिए सबसे पहले यहां आप समझिए। अच्छा इसका इंग्लिश में थोड़ा सा आपको दिखा दूं, इंग्लिश इसका, आगे इसकी इंग्लिश क्या है वो देख लीजिए, देख लीजिए इंग्लिश में भी है जो लोगों को हिंदी न समझ में आए। इफ एन एंडोस्पर्म ऑफ एन एंजियोस्पर्म कंटेन्स 24 क्रोमोसोम्स, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच सेल ऑफ द रूट विल बी, रूट में कितने क्रोमोसोम होंगे? ये देख लीजिए ऑप्शन है 4, 8, 16 और 24। तो अब देखिए यहां पर मैं आपको समझा दूं सही से, देखिए इसको समझिए। भ्रूणपोष में हैं कितने गुणसूत्र? 24। और जड़ में कितने होंगे? आप जानते हैं कि जो एंजियोस्पर्म का पौधा है, एंजियोस्पर्म का जो मुख्य पौधा होता है वो स्पोरोफाइट होता है। एंजियोस्पर्म स्पोरोफाइट होता है। कैसा होता है एंजियोस्पर्म प्लांट? कैसा होता है? ये होता है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट का मतलब मुख्य पौधा 2n होता है। इसमें जड़, तना, पत्ती कैसे होते हैं? 2n होते हैं। लेकिन इसका एंडोस्पर्म कैसा होता है? इसका एंडोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म 3n होता है। एंडोस्पर्म कैसा होता है? 3n होता है, 3n। और रूट स्टेम लीफ कैसे होते हैं? 2n। रूट स्टेम लीफ ये कैसे होते हैं भाई? ये होते हैं 2n। कैसे होते हैं ये होते हैं 2n। तो अब समझो, जब 3n है एंडोस्पर्म, देखो भ्रूणपोष में 24 गुणसूत्र हैं, तो अब यहाँ n बराबर आपको निकालना पड़ेगा। n बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ 3n बराबर है 24। ये 3n बराबर एंडोस्पर्म का रहा 24 है, तो उसमें और इसमें कितने होते हैं? 2n होते हैं। इसमें भी सब में कैसे होते हैं? इसमें सब में 2n होते हैं। तो अब यहां आप समझिए 3n बराबर 24 है। ये एंडोस्पर्म का है, एंडोस्पर्म 24 है तो एंडोस्पर्म होता है 3n है। तो n बराबर कितना हो जाएगा? इसको आप समझिए। तो n बराबर हो जाएगा 24/3 बराबर 8 तिरिक 24, 8 आ गया। n बराबर 8, n बराबर 8। अब पूछ रहा है रूट स्टेम लीफ में, तो रूट कैसा होता है? रूट होता है 2n। ये कैसा होता है? 2n। तो अब n और n 2n हो गया तो 8 है, n बराबर 8 है तो 2n बराबर कितना हो जाएगा? अब n बराबर है 8 तो 2n बराबर कितना हो जाएगा? 8 गुणते 2 बराबर कितना? 16। कितना हो जाएगा? 16। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 16 इसका सी इसका सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा हो गया? सी नंबर इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं गाइस। अब यहां पर देखिए, अच्छा ये तो इंग्लिश ही है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है इसको भी देख लीजिए। उसी तरीके से क्वेश्चन है, कह रहा है मूलाग्र कोशिकाओं में 42 गुणसूत्र वाले पौधे की एलुरोन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? अब लो आ गया ना, अब घुमा दिया। अब एलुरोन लेयर में पूछ लिया, एलुरोन लेयर में। अब वही भाई मक्का में बताया था बाहरी परत एलुरोन लेयर कहलाती है, तो वो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म है। तो इसमें कैसा होता है? इसमें होता है 3n। कैसा होता है? 3n होता है। गुणसूत्र संख्या क्या होती है? अब यहाँ n 3n नहीं दिया, ये नंबर दिया है। अब मूलाग्र में दिया है 42, अर्थात रूट में कितना है? और रूट कैसी होती है? 2n होता है, रूट होता है 2n। अब बराबर कितना दिया है? 42। अब n बराबर जब निकालेंगे तब कितना आ जाएगा? तो n बराबर, अब 2n बराबर 42 है, 2n बराबर 42 है, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 42/2 बराबर 21। n बराबर कितना हो गया? n बराबर 21 हो गया। अब एलुरोन लेयर की निकालना है कितना? वो 3n है। तो अब 3n बराबर कितना हो जाएगा? तो इसलिए अब 3n बराबर हो जाएगा, 3n बराबर हो जाएगा 21 गुणते 3, 21 गुणते 3 हो जाएगा। ये देखिए 21 × 3
तो हो जाएगा कितना 21 20 यही 60 3 63, कितना हो गया 63, 3n बराबर, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 63, 63 है, ये सी है गाइस, सी इसका सही जवाब। 11 का क्या हो गया सी नंबर, इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर। अब 12 में चलते हैं, तो देख लीजिए ऐसे भी प्रश्न आते हैं गाइस। 12 में चलते हैं, ये देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरंड, कैस्टर, रेड़ी के बीज का वह भाग जिससे तेल प्राप्त होता है, जिससे तेल, अभी मैंने ऑयली इंडोस्पर्म बताया था, ऑयली इंडोस्पर्म तेल प्राप्त होता है, तो किससे करा, बीज पत्र से, करेंकल से, भ्रूणपोष से, नाभिक, चले जा से, तो इन तीनों में नहीं होगा, बाकी इसका सही जवाब इंडोस्पर्म ही होगा। द पार्ट ऑफ द कैस्टर सीड दैट यील्ड ऑयल इज ऑब्टेन, इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म इसका सही जवाब हो गया। तो 12 के भी क्या हो गया, इसका आंसर हो गया सी। अब 13 में चलते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन इसको देखिए, 13 नंबर में कह रहा है हेलोबियल भ्रूणपोष पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, हेलोबियल भ्रूणपोष किसमें पाया जाता है, कह रहा है वेलिस्नेरिया में, हेलोबियल टाइप ऑफ इंडोस्पर्म फाउंड इन वेलोस्नेरिया, एडक्सा, कैप्सेला और पिप्रोनिया, देख लीजिए। और इसका सही आंसर क्या होगा इसको भी आप बताइए। देखिए अभी मैं आपको बताया ही हूं, अभी इसको मैं बताया ही हूं कि हेलोबियल टाइप का इंडोस्पर्म किसमें पाया जाता है, तो देख लीजिए इसका सही जवाब क्या होगा 13 नंबर का क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब है वेलिस्नेरिया। कौन सा, ए नंबर, वेलिस्नेरिया। चलिए अभी इसको आपको वहां दिखाते भी हैं, वेलिस्नेरिया। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, ये है 14 नंबर में देख लीजिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कह रहा किसी पौधे के भ्रूणपोष में, अब यहाँ इंडोस्पर्म में पूछ रहा है, इंडोस्पर्म में कह रहा है 24 गुणसूत्र हैं। इंडोस्पर्म कैसा होता है 3n बराबर कितना कह रहा है 24, तो n बराबर यहाँ 8 हो जाएगा, इतना आप समझ लीजिए, तो n बराबर 8, इतना आप समझिए। इस पौधे के बाह्य दल पुंज में गुणसूत्रों की संख्या, चाहे जिसमें पूछे वाल दल पुंज, ये होगा कैसा 2n, सभी भाग जो है 2n होंगे, तो 2n, जब n बराबर 8 तो 2n बराबर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 16, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 16, बी नंबर इसका सही जवाब है। तो बी इसका राइट आंसर है। द इंडोस्पर्म ऑफ अ प्लांट हैज 24 क्रोमोसोम, द पेटल्स ऑफ दिस प्लांट विल बी हैव कितना 16 क्रोमोसोम, तो इसका कौन सा हो गया बी नंबर हो गया। तो चलिए ये 14 क्वेश्चन थे गाइस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, देख लीजिए इंडोस्पर्म से ही क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहा है, और अगर आपको परीक्षा देनी है तो एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है गाइस आप सबके लिए, ठीक है। तो चलिए फिलहाल जितने भी लोग हैं जुड़े हैं, यदि हमारे इस चैनल से नए हैं तो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसको कुछ शर्तों को आप पूरा करिए, फिर वहां से आपको जोड़ दिया जाएगा। पूरी जितनी इन्फॉर्मेशन है टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी लेक्चरर से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो सब आपको मिलेगी। प्लस आप प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं, क्योंकि मैं लोअर जूलॉजी, लोअर बॉटनी और सब ज़्यादा मैक्सिमम खत्म किया है। तो अभी जो टॉपिक हैं वो बीच बीच में चलते रहेंगे, टॉपिक भी और प्रैक्टिस सेट भी शुरू होने वाली है बहुत तेजी से गाइस। तो व्हाट्सएप नंबर एक बार और हम आपको बता दें, ये है 92 19 00 85 22, ये है व्हाट्सएप ग्रुप, इस पर बनाया गया है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ शर्तें हैं, आप पढ़ने वाले हैं तभी आपको जोड़ा जाएगा, और पढ़ने वाले हैं तो आपके पास मटेरियल होना चाहिए, तो जो पढ़ाया गया है उसका PDF भी आप लीजिए और इससे आप जुड़ जाइए। तो चलिए फिलहाल आज के इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए दिन नए ऊर्जा के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।